ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, एस सी वर्मा। A uniform chain of mass m and length l overhang a table with its two-third part on the table. Find the work done by a person to put the hanging part back on the table. देखो, एक बेटा आपको टेबल दिखाई जा रही है, ठीक है ना। टेबल के ऊपर एक चेन है, इसका टोटल मास गिवन है m। टोटल मास है m और इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ ले लेते हैं l, ठीक है ना। टोटल लेंथ में से 2/3 l टेबल के ऊपर है और 1/3 l ये टेबल से नीचे लटक रही है, ठीक है ना। ये इसमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इतने बात समझ में आ रही है। अब एक पर्सन जो हैंगिंग पार्ट है इसको वापस टेबल पे लाना चाहता है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी दो मेथड है। एक मेथड तो होती है जनरल मेथड, इंटीग्रेशन मेथड। दूसरा मेथड हम आपको बताएंगे बहुत ही सिंपल, ठीक है, विदाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। बाई चांस इस टाइप की मेथड आपको कहीं मिलेगी। जितने भी लोग इसको सॉल्व करते हैं सभी लोग इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन से भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और विदाउट इंटीग्रेशन भी इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसमें कोशिश करते हैं विदाउट इंटीग्रेशन से, ठीक है। कई बार कुछ बायो वाले स्टूडेंट हैं जिनको इस तरह की क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है अगर हम ज्यादा इंटीग्रेशन का यूज करें, ठीक है ना। तो पहले हम इसको करते हैं विदाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें बेटा एक सबसे पहले ऐसा मान ले रहे हैं, इस वाले पॉइंट को मान लिया हमने ग्राउंड, इसको मान लिया हमने ग्राउंड, ठीक है। अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ मास हालांकि आपने पढ़ा नहीं है लेकिन आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से बता सकते हैं। जैसे हम आपसे बताएं, ये एक रॉड है, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म रॉड है। तो अगर हम कोशिश करें तो इसको एक पॉइंट पे रख सकते हैं। देखो, अगर हम कोशिश करेंगे तो सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप इसको रख सकते हो, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर आप इसको रख सकते हो वो कहलाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड हो जिसकी लेंथ हो l, तो इसके पूरे के पूरे मास को किसी एक पॉइंट पर सेंटर्ड आप मान सकते हो, ये कहलाता है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यूनिफॉर्म रॉड को उसके मिडिल पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हो, पूरा का पूरा मास। यहां तक बात क्लियर समझ में आ रही है आप लोगों को? जो यूनिफॉर्म रॉड के साथ होगा वही यूनिफॉर्म चेन के साथ होगा, ठीक है ना। अगर कहीं पर कोई चेन रखी हो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म चेन हो तो चेन के मास को भी आप इसके मिडिल पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हो, ठीक है ना। यहां तक बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप पूरे मास को एक पॉइंट पर सेंटर्ड मान सकते हो, ये कहलाता है इसका सेंटर ऑफ मास। क्लियर है इतना? अब आप ये देखो, अगर हम इसका ब्लॉक के रूप में एक फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो कैसे बनाएंगे आप लोग? ये एक टेबल है, ठीक है। अब आप ये देखो, इसका टोटल मास है m, ठीक है। अब आप ये बताओ चेन का मास किस पे डिपेंड करता है? चेन हो रॉड हो, इसका मास किस पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पर, ठीक है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा मास होगा। तो आप ये देखो, 1/3 चेन नीचे लटक रही है तो टोटल मास है m, तो m/3 मास नीचे होगा और 2m/3 मास टेबल के ऊपर होगा। ये बात मुझे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो चेन है इसके इतने वाले पार्ट को आप कहां पर रखा हुआ मान सकते हो? किस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हो, ये बताओ। इस चेन के मास को देखो, l/3 लेंथ तो ये है, l/3 लेंथ है, ठीक है ना, यहां से लेके यहां तक। अब इसके पूरे मास को आप इसके मिडिल पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हो, ठीक है ना। तो l/3 का हाफ कितना होगा? l/6। तो ऊपर भी l/6 होगा और नीचे भी l/6 होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है बेटा इतना? ये बताओ, ठीक है।
देखो ये पूरी लेंथ है L/3 लेंथ की, इसके पूरे मास को किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हो, ये बताओ। इस मास को किसी एक, हाँ ये वाला देखो, इस पॉइंट पर रखा हुआ आप मान सकते हो, इसके सेंटर में। क्लियर है इतना? तो इसका अगर हम फ्री बॉडी बनाए तो देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, L/3, L/3, ठीक है ना। तो आप ऐसा मान लो कि एक मास है और ये कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, मास कितना है, इसका टोटल मास हो जाएगा m/3, ठीक है ना। कितना मास होगा ये टोटल, m/3। कहां पे रखा हुआ माना जाएगा, यहां से L/6 डिस्टेंस पर। L/3 कौन सी डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L/6, ठीक है। यहां तक बेटा पास में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। मास है m/3, कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, L/6 डिस्टेंस पर, ठीक है ना। L/6 ये डिस्टेंस है मास से लेके यहां तक की, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है इतना, देख लो सब लोग। हाँ अब आप ये देखो, ऊपर कितना पोर्शन है, 2L/3, इसका मास भी होगा 2m/3, और इस मास को आप इसके सेंटर पर रखा हुआ मान सकते हो, इस पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हो, ठीक है ना। ये टोटल लेंथ है यहां से लेके यहां तक 2L/3, ठीक है ना। तो आप एक मास को इसके मिडिल पॉइंट पर रखा हुआ मान सकते हो। तो आप ये देखो, चेन को हमने एक ब्लॉक की तरह कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, जिसका 2m/3 मास ऊपर रखा हुआ है टेबल पर, और m/3 मास टेबल से नीचे लटक रहा है। ये बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, ये बताओ। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आप ये देखो, आपको करना क्या है, इसको पकड़ के खींचना है जिससे ये वाला मास भी ऊपर आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको पकड़ के खींच दो जिससे ये वाला मास पूरा का पूरा ऊपर आ जाए, ठीक है ना। देखो इसमें आप इस पॉइंट को भी ग्राउंड मान सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा ये रहेगा कि दो कंडीशन आपके पास में है, ठीक है ना। अभी ये यहाँ टेबल से नीचे लटक रहा, दूसरी कंडीशन ये है कि ये पूरा का पूरा मास टेबल पर आ गया, ठीक है ना। सेकंड केस क्या लेंगे आप इसके बाद, ये पूरा का पूरा मास, एक मास तो टेबल पर था ही, दूसरा मास भी आपने खींच लिया और पूरी की पूरी चेन टेबल के ऊपर आ गई। तो फर्स्ट केस ये है, सेकंड केस ये है, ठीक है ना। इन दोनों केस पे जाना नीचे कौन है मास, ये वाला मास नीचे है कि ये वाला मास नीचे है, ये बताओ। फर्स्ट केस वाला नीचे, आप चाहे तो इसको ऊपर लेके जाना, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि ग्राउंड आप इसको कंसीडर कर लो। इस पॉइंट को अगर आप ग्राउंड मान लोगे तो हमें एक्स्ट्रा ये डिस्टेंस नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ग्राउंड आप चाहो तो यहां भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसी पॉइंट को ग्राउंड मान लो, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया ग्राउंड, ठीक है ना। और आप ये देखो, बहुत सिंपल सी एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि एक टेबल से कुछ मास नीचे लटक रहा है, कितना मास, m/3 मास कितनी डिस्टेंस पर है, इससे कितनी डिस्टेंस पर है ये, L/6 डिस्टेंस पर, ठीक है। और आप इसको खींच के लाना चाहते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे देखो, बात समझना। पहले ये यहाँ पर है, इसके बाद ये यहाँ पहुंच गया, पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये बताओ। mg, एक m/3 हाँ m/3 मास की बॉडी है, और इसको आप यहां से ऊपर तक ले गए, ठीक है ना। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। और जब ये यहां पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, फार्मूला क्या होता है,
mgh। ठीक है, तो यहाँ पर मास कितना है m/3, g की वैल्यू g होगी, और कितनी हाइट आप ऊपर ले गए, h की वैल्यू क्या होगी l/6। सॉल्व करने पर आ जाएगा mgl/18। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो टोटल मास दिया है आपको m, टोटल लेंथ दी है l, तो इसमें आपको हमेशा लेना पड़ता है चेन के केस में मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो लेट मास पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मास कितना होगा, स्मॉल m/l, यही होगा ना, टोटल मास ओवर टोटल लेंथ, और इसको हमने डिनोट कर दिया थोड़ी देर के लिए m0, तो m0 इक्वल टू हो जाएगा m/l। इतनी बात बेटा समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही? ठीक है, अब इसके हम लोग करते क्या है, इसमें क्या कंसीडर करते हैं, इसको अच्छे से समझना। अब हम लोग इसमें देखो, अब हम लोग यहाँ पर चेन का एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे ऐसा मान के चलते हैं, चेन का एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं, और इस छोटे से पोर्शन का मास है dm। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, चेन का एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर करते हैं, इस पोर्शन का मास कितना है dm। ये बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही? ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी कंसीडर करते हैं, यहां से यहां तक, ये हो गया dx। ठीक है बेटा, क्लियर है इतना? और इसकी यहां से यहां तक की लेंथ ले लेते हैं x। देखो, ये लेंथ हमने ले ली x, x के नीचे छोटा सा पोर्शन है dm। ठीक है ना, और आपको मालूम है ये लेंथ कितनी थी टोटल, ये लेंथ कितनी थी l/3, टोटल लेंथ हैंगिंग लेंथ कितनी है l/3। ठीक है, यहां तक बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब आप ये देखो, आपको इस छोटे से मास को अगर ऊपर ले जाना होगा, सिर्फ इतने से मास को, इस मास को अगर आप ऊपर लेके जाते तो आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, और वर्क डन कितना होगा, छोटे से मास को, छोटे से मास को ऊपर ले जाना चाहते हो, इस मास को ऊपर ले जाना चाहते हो, तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा वर्क क्यों करना पड़ेगा, थोड़ा सा मास है, वर्क भी थोड़ा सा होगा, और वर्क कितना होगा dm g, कितना ऊपर लेके जाना है x। ठीक है, इतना बताओ बेटा, ये क्लियर है कि नहीं? dm g x के बराबर वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस छोटे से मास को यहां से यहां तक ले जाने में थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। सबको क्लियर हो रहा है इतना कि नहीं हो रहा? ठीक है, अब आप चाहते हो पूरा वर्क करना, तो अगर हमें थोड़ा सा वर्क मालूम हो और पूरा वर्क करना हो, तो हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब dw है तो लिमिट लगाओगे आप 0 से लेके w। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब हमें यहाँ पे dm की वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तो dm की वैल्यू मतलब ये जो मास है इसकी वैल्यू क्या होगी, dm की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, dm इक्वल टू हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ m0 dx। इतना क्लियर है बेटा कि नहीं? m0 dx, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, ये बताओ। चलो, अब आप इसमें ये देखो, m0 की वैल्यू कितनी रखेंगे, m0 की वैल्यू क्या रखेंगे m/l। ठीक है, m0 की वैल्यू हो गई m/l इंटू dx। हो रहा बेटा क्लियर इतना? ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ इंटू dx, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो, dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w इक्वल टू dm की वैल्यू क्या हो जाएगी m/l
ठीक है, जी एक्स डी एक्स, एम डी एक्स लिख लिया, जी एक्स जो भी था वही लिख दिया, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिख दिया। और डी एक्स है तो लिमिट लगानी पड़ेगी, एक्स की लिमिट। अब एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, ये जो लिमिट है देखो, इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, यहाँ से, और एंड कहाँ तक हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो लिमिट क्या होगी, जीरो से लेके, ये कितना है, L/3, ठीक है, जीरो से लेके L/3 तक की लेंथ हमें लेके जाना है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से हम नहीं कर रहे, सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, ठीक है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब आप इसको सॉल्व करो, क्या जाएगा, कांस्टेंट को निकाल दो बाहर, m/L g x की पावर 1, ठीक है। इस देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁴ लिमिट क्या लगेगी, जीरो से L/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, m/L g x² है, बाई 2 भी हम बाहर ले रहे हैं, ठीक है, x² है, लिमिट क्या होगी, L/3 का स्क्वायर माइनस 0। इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो क्या आंसर आता है, क्या हो जाएगा, ये लिखा है, ये लिखा है 2, ठीक है, ये हो गया 12, ये लिख लिया, 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब आप ये देखो, mg/12 L⁴ नीचे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, L से L कैंसिल हो गया, कितना बचेगा, mgl/18। देखो किसी भी मेथड से करेंगे आंसर वही आएगा। A uniform chain of length L and mass m overhang a horizontal table with its 2/3 part on the table. The friction coefficient between the table and the chain is mu. Find work done by the friction during the period the chain slip of the table. देखो अब आप इसमें देखो कंडीशन क्या हो रही है, फिर से वही चेन है, ठीक है ना, चेन का 2/3 पार्ट टेबल पे रखा हुआ है और L/3 पार्ट ओवरहैंग है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, अब यहां पर फ्रिक्शन भी है, टेबल और चेन के बीच में फ्रिक्शन भी है, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। अब ये कहते हैं कि जब ये पूरी चेन नीचे फिसल जाएगी, ठीक है ना, पूरी चेन जब नीचे आ जाएगी तो उस समय फ्रिक्शन कितना वर्क कर रहा होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही, कंडीशन क्या होगी, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब पूरी चेन फिसल के नीचे आ गई, कैसे, कुछ इस तरह से, देखो अब ये पूरी चेन जमीन पर आ चुकी है, ठीक है ना, टेबल पर से पूरी चेन फिसल जाए और नीचे आ जाए, इस केस में फ्रिक्शन कितना वर्क करेगा। इन दोनों केस का हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये फर्स्ट केस हो गया, ठीक है, ये टेबल हो गई, टेबल के ऊपर कितना मास रखा है, 2m/3 मास, ठीक है ना, ऊपर वाले पोर्शन का मास कितना होगा 2, इसमें मास कैपिटल M दिया 2m/3, नीचे कितना मास है, नीचे कितना मास है m/3। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। अब अगर हम इसका फ्री बॉडी बनाएं तो आप ये देखो, इसका मास कहाँ रखा हुआ माना जाएगा, ऊपर जो चेन है इसका मास कहाँ रखा हुआ माना जाएगा, इसके मिडिल पॉइंट पर, ठीक है ना। तो इसका टोटल लेंथ है 2l/3, ठीक है ना, इसकी टोटल लेंथ आपको गिवन है 2l/3, ठीक है। तो हम ऐसा मान ले रहे हैं यहां से लेके यहां तक की लेंथ है 2l/3, ठीक है। लेकिन आप मास को कहां रखा हुआ मानोगे, इसके मिडिल पॉइंट पर, देखो ये रखा हुआ है मास, ठीक है, मास की वैल्यू कितनी है
2m/3, ठीक है। इसके मिडिल पॉइंट पर रख दिया। अब इसके साथ ये है m/3 मास, ठीक है ना। ये लेंथ है l/3, तो कहां पर रखा हुआ मानोगे, l/6 डिस्टेंस तक। मास कितना है, m/3, ठीक है। कहां रखा हुआ मानोगे, l/6 डिस्टेंस पर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही। फर्स्ट केस का बना दिया हमने फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो रहा है। अब बनाते हैं सेकंड केस का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। सेकंड केस का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ठीक है। एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा मास कहां पर आना है, नीचे। इतने पोर्शन को यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये देखो, इसके पूरे मास को आप कहां रखा हुआ मान सकते हो, इसके मिडिल पॉइंट पर। टोटल लेंथ कितनी है, ये यहां से यहां तक की टोटल लेंथ है 2l/3, ठीक है ना। और उसका हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो ये टोटल लेंथ है 2l/3, इसका हाफ कर दोगे तो हो जाएगी l/3, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही। टोटल लेंथ तो है 2l/3, लेकिन इसके मास को आप रखोगे, इसको क्या रखा हुआ मानोगे, मिडिल पॉइंट पर। अब आपको इसको यहां से लेके यहां तक ले जाना है, तो हमें करना पड़ेगा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये कहलाता है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। फोर्स की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, फार्मूला क्या होता है, म्यू आर इनटू डिस्प्लेसमेंट। म्यू की वैल्यू गिवन है म्यू, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी। एम की वैल्यू क्या दी है, 2m/3 इंटू जी, ठीक है। रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, एम जी के इक्वल इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, l/3, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, म्यू, एक मिनट, हाँ, म्यू 2m/9, ठीक है ना। और फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा, हमेशा नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो आप पहले क्वेश्चन ये है कि एक चेन है, उसकी 12/3 लेंथ ऊपर है, l/3 लेंथ नीचे है। जब ये पूरी चेन नीचे आ जाए, ठीक है ना, इस तरह से, तो आपको फाइंड करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसका बनाया फ्री बॉडी डायग्राम। टोटल लेंथ है 2l/3, इसका मास यहाँ पर सेंटर्ड माना जाएगा, ठीक है ना। मास कितना होगा, 2m/3, 2m/3। नीचे लेंथ है l/3, तो मास भी होगा m/3, ठीक है। और ये किस पॉइंट पर होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पर, मतलब l/6 की डिस्टेंस पर। अब इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो ये टोटल लेंथ आ गई l, ये टोटल लेंथ आ चुकी है l, ठीक है। तो टोटल मास नीचे गिर जाएगा और पूरा मास हो गया m। किस पॉइंट पर आप मानोगे, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, l/2 डिस्टेंस पर। तो आप क्या ले सकते हैं कि ये गिरते गिरते टोटल मास हो गया m, ठीक है। और कितनी डिस्टेंस पर आ चुका है, l/2 डिस्टेंस पर, ठीक है बेटा। क्लियर है इतना। ये हो गया फर्स्ट केस का फ्री बॉडी डायग्राम, ये हो गया सेकंड केस का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। ये केस सेकंड हो गया। चलो अब हमने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड में जाना नीचे कौन सा है। तो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड जाना नीचे है, तो इसको मानेंगे हम लोग रेफरेंस, ठीक है। इसको कंसीडर करते हैं जी रेफरेंस, ठीक है। इस पॉइंट को ले लेते हैं रेफरेंस, ठीक है बेटा। क्लियर दिखाई दे रहा है इतना। चलो ये हो गया m/3, ये हो गया मास m, ठीक है। अब आप ये बताओ, यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस है l/2, ये डिस्टेंस है l/6, तो ये डिस्टेंस क्या बचेगी,
L/2 माइनस L/6, ठीक है ना। कितनी डिस्टेंस बचेगी, L/2 माइनस L/6। क्लियर है इतना, कितना आ जाएगा ये, ठीक है, इक्वल टू 6 3L माइनस L/3, ठीक है ना। यह आ जाएगा यहाँ पर 2L/6 इक्वल टू L/3, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी होगी, L/3, ठीक है। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब आप केस 1 और केस 2 इन दोनों में आप लगाओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इन फर्स्ट पार्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी इन सेकंड पार्ट, ठीक है। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 की टोटल एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। एनर्जी क्या होगी, अभी ये सिस्टम रुका हुआ है, ठीक है, तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, ठीक है। इस वाले पार्ट की भी होगी पोटेंशियल एनर्जी, इस वाले पार्ट की भी होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, ये वाला पार्ट कितनी हाइट पर है, L/2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh, यानी 2m/3 g, h की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, L/2 प्लस इस वाले पोर्शन की देखो, ठीक है, इस वाले पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी m/3 g, h की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए h होगा L/3, ठीक है। अब आप यहां पर आओ सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या होगा बेटा, सेकंड केस पे ये ग्राउंड पर आ चुका है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। कौन सी एनर्जी बचेगी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हो ओनली काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करनी है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। एलसीएम कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 9, ठीक है। यहां से हो जाएगा mgl, तो इसको आप लिखेंगे 3mgl प्लस mgl इक्वल टू, इसको काइनेटिक एनर्जी लिख लें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ही फाइंड करनी है। अगर वेलोसिटी फाइंड करनी होती तो हम इस तरह से लिख के फिर वेलोसिटी फाइंड कर लेते, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, 4mgl/9, 4mgl/9 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये इसका आंसर। देखो इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मेथड कोई भी हमने आपको बताया था, सबसे पहले आपको लेना होगा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर चेन यहाँ तक आई है, यहाँ पर चेन सेकंड केस में यहाँ तक आ गई, ये फर्स्ट केस हो गया, एक मिनट बेटा, ये सेकंड केस हो गया, ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। आप ये बताओ चेन जाना नीचे किस में है, फर्स्ट केस में जाना नीचे तक है कि सेकंड केस में, सेकंड केस में। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। जरूरी नहीं कि ये टेबल के बिल्कुल नीचे तक आए, हो सकता है टेबल के थोड़ा सा ऊपर भी हो, ठीक है ना। चलो इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं जी रेफरेंस पॉइंट, और इसको हम ले लेते हैं ग्राउंड, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है बेटा, ये बताओ क्लियर है था। अब इसमें सेंटर ऑफ मास लेने की कोई जरूरत नहीं है हमें, एक बार फिर से देख लो। देखो ये चेन है, फर्स्ट केस ये हो गया, सेकंड केस ये हो गया, हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि जाना नीचे कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट जाना नीचे है, तो इसको मान लिया रेफरेंस या इसको मान लिया ग्राउंड, ठीक है ना। अब हमें दोनों पॉइंट की फाइंड करनी है अलग अलग, दोनों केस की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो फर्स्ट केस में क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, देखो यहां से लेके यहां तक मास कितना हो गया 2m/3 g, हाइट क्या है l, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड वाले पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, इसके लिए हम लोग कंसीडर करते हैं, सबसे पहले फाइंड करेंगे मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको नाम दिया हमने m0। m0 क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ है l, टोटल मास है m, तो मास पर यूनिट लेंथ होगा m/l,
यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर लिया और इसका थोड़ा सा मास होगा dm। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चेन का एक छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, और इस छोटे से पोर्शन का मास है dm और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं dx। ठीक है, इसकी ग्राउंड से हाइट है x। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ग्राउंड से x हाइट पर एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर किया जिसकी लेंथ है dx और इसका मास है dm। ठीक है, अब आप ये बताओ इतने छोटे से पोर्शन की एनर्जी क्या लिखोगे? इसको नाम दे देते हैं du। ठीक है ना, थोड़ा सा पोर्शन है तो एनर्जी को लिख लिया du। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, dm gx। ये बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बात, मास मालूम है, g होता है, साथ में हाइट क्या है x। अब आप ये बताओ dm की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? dm इक्वल टू होगा m नॉट dx मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ठीक है, जैसे हम आपसे बोले 1 सेंटीमीटर का मास है 2 ग्राम, तो 2 सेंटीमीटर का क्या होगा? 1 सेंटीमीटर का मास अगर है किसी भी चेन में 2 ग्राम, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर का मास क्या होगा? 2 इंटू 2 यानी 4 ग्राम। ऐसे ही फाइंड करते ना, तो अगर 1 सेंटीमीटर का मास मालूम हो तो x सेंटीमीटर का क्या होगा? 2x। तो आप यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर का मास है m नॉट, तो dx सेंटीमीटर का क्या होगा? m नॉट dx, साथ में g इंटू एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब हमें फाइंड करना है पूरी चेन की इतने यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, du इक्वल टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन m नॉट की वैल्यू पुट कर दो m बाई एल। ठीक है, gx साथ में dx। यहां तक बात समझ में आ रही है? और इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी? स्टार्टिंग लिमिट कौन सी है? ये वाली देखो, चेन यहां से स्टार्ट हो रही, ये लेंथ कितनी होगी बेटा? ये वाली है l/3, टोटल है l, तो ये होगी l माइनस l/3 यानी 2l/3। ये लेंथ कहां से शुरू होगी? 2l/3 से, तो लोअर लिमिट क्या होगी? 2l/3 और ये कहां तक जा रही है लेंथ? l तक। ठीक है सब, और ये एक्चुअल में है u2। u2 मतलब लटके हुए जो पार्ट है इसका, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, m बाई एल कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, g कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x टू दी पावर 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x टू दी पावर 2/2। लिमिट कहां से कहां तक होगी? 2l/3 लोअर लिमिट, l होगी अपर लिमिट। इसको सॉल्व करते हैं लिमिट रख के, m बाई एल जी, यहाँ वैल्यू पुट करो l²/2 माइनस। ठीक है, क्या एक काम करते हैं, 2 को भी बाहर निकाल दे रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इस 2 को भी आप बाहर निकाल दो, तो 2 नहीं लेना पड़ेगा फिर हमें। ठीक है, ये वाला जो 2 आया था इसको बाहर निकाल दो। ठीक है, l² माइनस 2l/3 का स्क्वायर, सॉल्व करो, mg/2l। ठीक है, l² माइनस 4/9 l² कितना आ जाएगा? mg/2l, mg/2l, एलसीएम आ जाएगी 9। ठीक है, ये 9l² माइनस 4l², ये आ जाएगा 5l²। ठीक है, l से l कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? mgl। ठीक है, 5 mgl/18।
ठीक है, ये सेकंड पोर्शन की आ गई पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन फर्स्ट केस, 2/3 mgl प्लस 5/18 mgl। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना कि नहीं? ये हो जाएगा 17/18 mgl। ठीक है, एलसीएम आ जाएगी 18, ये 6, ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 5 17, 17/18 mgl। ठीक है, ये आ चुकी है पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट केस, इस वाले केस की पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें फाइंड करनी है सेकंड केस की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन सेकंड केस, मेथड वही होगा जो अभी हमने फाइंड किया था। ठीक है, अब आपको ये चेन दिखाई दे रही, आप कहीं पर भी एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, हमने ये वाला पोर्शन कंसीडर कर लिया, इसका मास है dm। ठीक है, इसकी हाइट है x, ग्राउंड से हाइट है x, और इसकी लेंथ है dx। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही? पूरा वही मेथड हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, du। छोटा सा मास है तो इसको लिखते हैं du इक्वल टू क्या होगा, dm gx। देख लो, dm gx, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? अब dm की वैल्यू पुट करते हैं, dm की वैल्यू क्या होगी, m नॉट, और m नॉट की वैल्यू क्या होती है, m/l dx, साथ में क्या आएगा, gx। ठीक है, अब ये तो होगी थोड़े से पोर्शन की पोटेंशियल एनर्जी, और पूरी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें इसका करना होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन du, यहां पर क्या आएगा, m/l gx dx। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, देखो चेन का स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, इसको आप लिखेंगे 0, और लास्ट पॉइंट कहां तक जाएगा, l तक। ठीक है, du का इंटीग्रेशन हो गया u। ठीक है, du का इंटीग्रेशन आ गया u। अब आप देखो कांस्टेंट जो जो है उसको बाहर निकाल दो, mg/l। ठीक है, x की पावर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ 0 से l होगी लिमिट। ठीक है, लिमिट लगाते हैं, अपर लिमिट l² माइनस 0। ठीक है, कितना आ जाएगा, mg/l। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, l²/2, l से l कैंसिल हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mgl/2। ठीक है, अब दोनों पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास में है। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी इन फर्स्ट केस इक्वल टू टोटल एनर्जी इन सेकंड केस। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में कोई भी मोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी, 17/18 mgl। सेकंड केस में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, साथ में ये नीचे गिर रही होगी। ठीक है ना, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, सेकंड केस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgl/2 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करना है, इस वाले में से इसको माइनस करो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 17/18 माइनस 18 हो गया, 17 माइनस 9 क्या बचेगा, 8, 8/18 mgl। ठीक है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, 4/9, उसे कैंसिल कर दूं, 4/9 mgl इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। देखो दोनों मेथड से आंसर वही आया ना। अगर हमारे पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग हो,
ठीक है, एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसकी देखो, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास है m, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मतलब आप इस पॉइंट पे इसको रखा हुआ मान सकते हो, सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से 2r/पाई ऊपर होता है, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से 2r/पाई डिस्टेंस पर होता है। इसको हम लोग ड्राइव भी करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, अभी के लिए आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन इट कंप्लीटली स्लिप ऑफ, ठीक है, जब ये पूरी तरह से स्लिप हो जाती है तो आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो देखो, अब हम इसको करेंगे सेंटर ऑफ मास वाली मेथड से, ठीक है ना। देखो, हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्ट केस और सेकंड केस। देखो बेटा, अब आप ये देखो, ये चेन आपको दिखाई दे रही, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, अगर ये इस तरह से रखी हुई है तो आप इसको एक प्रकार से सेमी रिंग मान सकते हो, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, पूरी रिंग का, कंप्लीट रिंग का मास है m, ठीक है ना, तो इसके मास को आप कहां रखा हुआ मान सकते हो, इसके सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है ना। आप ये बताओ, ऐसा मान लें, ठीक है, पूरी रिंग का मास आप मान सकते हो इसके सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ, और सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पर होता है ग्राउंड से, ठीक है, या सॉरी इसके बॉटम से कितने ऊपर होता है, 2r/पाई, ठीक है, ये हमें अभी याद रखना है, 2r/पाई। बात समझ में आ रही। इसके बाद ये चेन यहां से गिर गई, ठीक है ना, तो अब आप ये बताओ, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसकी लेंथ कंसीडर करते हैं l, ठीक है, तो आप ये बताओ, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इसके मिडिल पॉइंट पर, यानी कितनी डिस्टेंस पर, l/2 डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो अब आप इसके सेंटर ऑफ मास को कहां मान सकते हो, टोटल मास m हो गया, कितने नीचे, l/2 नीचे। ये बताओ, ये बात क्लियर है कि नहीं, ये वाला केस ले लिया, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस, और ये वाला हो गया सेकंड केस, दोनों केस का बना लिया हमने फ्री बॉडी डायग्राम। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो, फर्स्ट और सेकंड में जाना नीचे कौन सा है, ये वाला नीचे है कि ये वाला नीचे है, सेकंड वाला, इसको मान लेते हैं ग्राउंड, इसको कंसीडर करते हैं ग्राउंड, ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको कंसीडर करते हैं ग्राउंड। चलो, अब आप ये देखो, ये हाइट कितनी है, l/2, ठीक है, तो एक और प्रॉब्लम आ सकती है, हमें l और r में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है, तो आप ये देखो, अगर कंप्लीट रिंग होती, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या कहलाती, 2πr, और ये सेमी रिंग है तो इसकी लेंथ क्या करेंगे हम लोग, लेंथ क्या लिखेंगे, पाई आर इक्वल टू लिख लें l, ठीक है, तो आप ये बताओ l की वैल्यू क्या हो जाएगी, l की जगह हम लोग यूज कर लेंगे पाई आर, ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा। चलो, अब आप ये देखो, फर्स्ट और सेकंड केस में हम लोग अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फर्स्ट एंड सेकंड केस, ठीक है, तो टोटल एनर्जी इन फर्स्ट केस इक्वल टू टोटल एनर्जी इन सेकंड केस, और इस पॉइंट को मान लिया हमने ग्राउंड या रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, तो ये ग्राउंड से हाइट पर है, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg l/2 प्लस 2r/पाई, 2r/पाई, ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट कहां पर आ गया, सेकंड केस में आ गया ग्राउंड पर, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, इसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², ठीक है, अब आप L की वैल्यू पुट कर दो, पाई आर, mg यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी पाई आर/2 प्लस
2r/पाई इक्वल टू हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है, आर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा जी आर, इसकी वैल्यू पाई/2 प्लस 2/पाई, ठीक है, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हो जाएगा इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी इसका अंडर रूट, तो वी इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 2gr पाई/2 प्लस 2/पाई, ये इसका आंसर हो गया।